नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीआईपी टेक्नोलॉजी में। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे यूपी ITI अनुदेशक की जो वैकेंसी निकली है और उसका जो संभावित सिलेबस है उसी के आधार पर कुछ प्रैक्टिस सेट है। तो हम लोग आज से प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। ठीक है साथियों, 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है, तो ऐसे हम लोग वही डिस्कस करेंगे। चलिए, अगर आप हमारे चैनल वीआईपी टेक्नोलॉजी पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। ठीक है साथियों, चलिए हम लोग ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ 1 नंबर पे क्वेश्चन है, ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग। वह प्रत्येक सुबह चाय पीता है। ठीक है, तो इसको बताना है कि कौन सा टेंस है। तो देखिए, ऑप्शन ए है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, बी है सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट सिंपल, सी है पास्ट सिंपल और डी है प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, तो देखिए क्रिया में यस लगा है तो ये प्रेजेंट सिंपल है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट है। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस आप लोग जो पढ़े हैं वही है। ठीक है, 2 नंबर पे है द प्यूरल ऑफ एल्यूमिनस इज। तो एल्यूमिनस का प्यूरल क्या होगा? तो ए है एल्यूमिनियस, बी है एलुमना और सी है एलुमनैक और डी है एलुमनाई। तो एलुमिनस का प्यूरल होगा एलुमनाई। डी ऑप्शन आपका सही है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज द फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। तो ए है ही हैज स्टोलन माई पेन और बी है सी केम लेट टुडे, डी सी है आई शैल किल हिम और डी है मिस्टर दास विल सून बी विजिटिंग अस। तो इसका सही होगा, पूछा है फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। ठीक है, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस होगा मिस्टर दास वाज विल सून बी इवनिंग अस, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर आपका क्वेश्चन है, आई हैव ए बॉक्स फुल ऑफ पेंसिल टू शो ओमिशन आई हैव विल बी रिटन एज। मतलब आई हैव को कैसे लिखा जा सकता है इस सेंटेंस में। ठीक है, तो देखिए ए बी और सी डी 4 ऑप्शन है, इसको कैसे लिखा जा सकता है आई हैव को। तो इसमें डी ऑप्शन सही। आप लोग कई जगह देखे होंगे कि यहाँ ऐसे ही आई हैव लिखा होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि टिक द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। ए है द गंगा राइज फ्रॉम द हिमालय, बी है द गंगा राइज, ये पहले फ्रॉम हिमालय है, थोड़ा सा सेंटेंस में देखना है, यहाँ पे फ्रॉम हिमालय है, फ्रॉम द हिमालय, यहाँ द गंगा राइज फ्रॉम द हिमालय और यहाँ पे भी है द गंगा राइज फार्म द हिमालय। ठीक है, केवल इसी में अंतर है और जो द गंगा लिखा है इसका कैपिटल लेटर में अंतर है। तो अगर आप लोग पढ़े हैं कि कैपिटल लेटर जो भी गंगा रिवर उवर है या प्रमुख इमारत है, ठीक है, उसका पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए। और फ्रॉम द हिमालय, गंगा कहाँ से निकलती? फ्रॉम द हिमालय, हिमालय से निकलती, तो इसका बी ऑप्शन सही है। ठीक, फार्म नहीं, देखिए सेम सेंटेंस यहाँ पे डी में लिखा है लेकिन यहाँ पे फ्रॉम है, यहाँ पे फार्म है, तो अब होना चाहिए फ्रॉम द हिमालय। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन है। 5 ही नंबर का इंग्लिश पूछेगा, तो 5 इंग्लिश के क्वेश्चन हो गए यहाँ पे 5 नंबर के। ठीक है, सिलेबस पहले ही बताया जा चुका है पिछली क्लास में कि सिलेबस कैसे है। 5 क्वेश्चन इंग्लिश पूछेगा, 20 क्वेश्चन आपका इसके बाद से कंप्यूटर से आएगा। ठीक है, तो पहला ही है, देखिए इसमें पहला ही क्वेश्चन है, कम आवृत्ति संचरण प्रकार की तरंगदैर्घ्य लगभग है। ठीक है, तो कम आवृत्ति संचरण प्रकार की तरंगदैर्घ्य लगभग होती है। ऑप्शन है ए 33 से 10 किलोमीटर, बी है 10 से 1 किलोमीटर, सी है 1000 से 100 किलोमीटर 100 मीटर और डी है 100 से 10 मीटर। देखिए किलोमीटर मीटर में दिया है, तो इसमें आपको थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। तो इसका ऑप्शन सही है 10 से 1 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए इसमें होता क्या है कि जो वाईफाई में कम आवृत्ति की यानी कि लो फ्रिक्वेंसी की
की संचरण की वेवलेंथ होती है, ठीक है, तो वेवलेंथ की रेंज जो होती है वो 10 से 1 किलोमीटर होती है, यानी तरंगदैर्घ्य जो होती है वो 10 से 1 किलोमीटर की होती है। और जिसका फ्रिक्वेंसी रेंज इसका क्या होगा, फ्रिक्वेंसी रेंज होगा 30 से 300 गीगाहर्ट्ज तक, ठीक है। और लो फ्रिक्वेंसी वाली जो रेडियो तरंग कम सिग्नल तेज प्रदर्शित करती है, ठीक। लो फ्रिक्वेंसी वाली जो रेडियो तरंग होती हैं वो कम सिग्नल क्षीणन प्रदर्शित करती हैं और उन्हें लंबी दूरी के संचरण के लिए भी उपयुक्त बना देती हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 7 नंबर वाला है, हम एक ही ईमेल बहुत से लोगों को एक साथ भेज सकते हैं, ठीक। उनके ईमेल पतों को डॉट डॉट द्वारा अलग करते हैं। तो उनके जो ईमेल पते होते हैं उसको किसके द्वारा अलग करते हैं, तो देखिए ऑप्शन ए डॉलर द्वारा चिन्ह गलत है, अल्प विराम चिन्ह, सी है अपूर्ण विराम चिन्ह और डी है हैशटैग। तो अगर आप लोग ईमेल भेजेंगे एक ईमेल कई आदमी को तो उसमें आप लोग यूज किएंगे अल्प विराम चिन्ह का यूज किया जाता है, ठीक है। ईमेल में बहुत प्रकार के प्रोटोकॉल प्रयोग में आते हैं, ठीक। तो ईमेल को एक साथ कई लोगों को हम भेज सकते हैं, तो इसके लिए जो होता है वो अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब 8 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर, ईमेल में निम्न में से कौन सा फील्ड खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। अगर आप किसी को ईमेल भेज रहे हैं तो कौन सा फील्ड खाली नहीं छोड़ सकते, वो एकदम कंपलसरी उसको भरना है। ए है BCC, बी है अटैचमेंट और सी है टू और डी है CC। तो देखिए ईमेल अगर आपको किसी भेजना है तो उसमें अगर टू नहीं भरेंगे यानी कि किसको हम भेज रहे हैं, टू के सामने ईमेल एड्रेस डाला जाता है, तो वो नहीं अगर आप डालेंगे तो आप ईमेल नहीं भेज सकते, यानी कि जो आपका सी ऑप्शन है ये सही, इसको हम खाली नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। 9 नंबर का क्वेश्चन है इसका, निम्न से कौन सा कथन गलत है, पूछ रहा है निम्न से कौन सा कथन गलत है। तो 1 नंबर 2 को कथन यहाँ दिया गया है। पहला है गूगल एक खोज इंजन है जो मूल रूप से लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन द्वारा विकसित किया गया, ठीक, ए हो गया। और बी है बिंग माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक व्यवसाय वेब ब्राउज़र है। तो कौन सा वेब ब्राउज़र है, सॉरी बिंग जो है वो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक वेब ब्राउज़र है। अब आपको दो कथन दे दिया, कौन सही है, तो केवल एक, ए और बी दोनों, सी न तो ए न ही बी और डी केवल दो। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्न से कौन सा कथन गलत है। बहुत बार आदमी सोचता है कि कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो केवल जो ये बी आपका 2 नंबर का जो आपका कथन वो गलत है। बिंग माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक वेब ब्राउज़र है, ये जो कथन दिया गया है ये क्या है, गलत है। और जो एक जो दिया है गूगल एक खोज इंजन है जो मूल रूप से लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन द्वारा विकसित किया गया, ये आपका सही है। लेकिन अब इससे पूछा गलत कौन है, तो गलत है आपका डी, केवल 2, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए ये दोनों क्या है, सर्च इंजन है, बिंग भी और गूगल भी। अगला है आपका 10 नंबर क्वेश्चन, सफारी एक है, सफारी एक है, क्या है सफारी, ए ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, बी एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल और सी वेब सर्च इंजन और डी है वेब ब्राउज़र। तो जो सफारी है वो क्या है, वो एक वेब ब्राउज़र है, ठीक है। तो ये एप्पल कंपनी का एक वेब ब्राउज़र है और एप्पल ने हाल ही में एक सफारी का एक नया संस्करण लॉन्च किया है जो सफारी 4 के नाम से जानी जा रही है, ठीक है। सफारी 4 उसका नाम रखा गया है। और इस ब्राउज़र में जो सफारी 4 ब्राउज़र लॉन्च किया है उसमें एक नया नाइट्रो इंजन लगाया है, ठीक है। एप्पल के अनुसार ये अब तक का सबसे तेज़ ब्राउज़र है, ठीक है, सफारी 4 जो लॉन्च किया है। तो सफारी क्या है, तो वेब ब्राउज़र है, एप्पल का वेब ब्राउज़र है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग 11 नंबर पे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, वेब पेज एक दूसरे से किस माध्यम से जुड़े हुए हैं। ए है हाइपरलिंक, बी है एजेज, सी है लिंक, डी है वाईफाई। तो जो वेब पेजेज होते हैं वो एक दूसरे से
किस माध्यम से जुड़े होते हैं, तो आप लोग जानते हैं किस माध्यम से जुड़े होते हैं। तो हाइपरलिंक से जुड़े होते हैं। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है, एक एक्सेल वर्कशीट का नाम बदलने के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है। ए है कंट्रोल की को पकड़े हुए वर्कशीट टैब पर क्लिक करें और एक नया टाइप करें। बी है सेव एज ऑप्शन को फाइल मेन्यू से चूज करें। डी है वर्कबुक को सेव करते समय फाइल नेम के अंत में क्वेश्चन मार्क जोड़ें। और डी है वर्कशीट टैब पर डबल क्लिक करें और नया नाम जोड़ें। तो देखिए, अगर वर्कशीट का नाम बदलना है तो वर्कशीट टैब पर आपको डबल क्लिक करके और नया नाम टाइप करना है। ठीक है, ये ही सही है ऑप्शन, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही है। 13 नंबर क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में एक रो और एक कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या कहा जाता है। तो देखिए, इसमें ऑप्शन है एक फील्ड, बी है डेया, सी है एक इक्वेशन और डी है एक सेल। तो एक रो और एक कॉलम के जो इंटरसेक्शन, जो मिलान होता है, उसे हम लोग कहते हैं सेल। ठीक है, एक सेल कहते हैं। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, स्प्रेडशीट अनुप्रयोग क्रमादेश निम्नलिखित में से कौन सा है स्प्रेडशीट। तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन है ए एम एस वर्ड, बी एम एस एक्सेल, सी एम एस एक्सेस और डी एम एस पावर पॉइंट। तो इसका सही ऑप्शन है 14 नंबर का बी एम एस एक्सेल। ठीक है। अगला है 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर, यदि एक शब्द तुरंत पुनरावृत्त होता है तो एम एस वर्ड किस प्रकार अनुक्रिया करेगा। अगर कोई वर्ड तुरंत ही पुनरावृत्त हो रहा है तो एम एस वर्ड उसको कैसे बताएगा कि तुरंत पुनरावृत्त हो रहा है। तो ये ऑप्शन है पुनरावर्तित वर्ड के नीचे एक हरी तरंग रेखा, बी है पुनरावर्तित वर्ड के नीचे एक लाल तरंग रेखा, सी पुनरावर्तित वर्ड के नीचे एक नीली तरंग रेखा और डी इनमें से कोई नहीं। तो जब आप लोग एम एस वर्ड चलाए होंगे तो आप लोग देखे होंगे कि पुनरावर्तित वर्ड के नीचे अगर तुरंत पुनरावर्तित करते हैं कोई शब्द तो उसके नीचे लाल तरंगदार रेखा बन जाती है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। 16 नंबर क्वेश्चन है, पृष्ठ ओरिएंटेशन के दो प्रकार हैं, पोर्ट्रेट और एक और कोई है। ठीक है, वो ऑप्शन में है, ऑप्शन देख के आप लोग बताइएगा। तो लैंडस्केप, बी पेपर साइज, डी सी प्रिंट और डी पेपर सोर्स। तो देखिए, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। ठीक है, ये आपका 16 का ये सही है। 17 नंबर क्वेश्चन है, एम एस वर्ड का प्रयोग मूलतः निम्नलिखित के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है। ए है डाटाबेस सृजित करने, बी है डाटा का विश्लेषण करने, सी है विभिन्न प्रलेख तैयार करने और डी है स्लाइड तैयार करने की। ठीक है, तो एम एस वर्ड का प्रयोग मूलतः निम्न किसके लिए किया जाता है। तो विभिन्न प्रलेख तैयार करने के लिए एम एस वर्ड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका सी ऑप्शन सही है। विभिन्न प्रलेख, विभिन्न तरह के लेख तैयार करने के लिए इसका एम एस वर्ड का प्रयोग किया जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, जब आप अपने कंप्यूटर से कोई नया प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तो यह किस मेन्यू में जुड़ता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये है ऑल प्रोग्राम मेन्यू, बी स्टार्ट प्रोग्राम मेन्यू, सी सिलेक्ट प्रोग्राम मेन्यू और डी है डेस्क प्रोग्राम मेन्यू। ठीक है, तो ऑल प्रोग्राम मेन्यू, जब आप कंप्यूटर से कोई नया प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तो वो आपके ऑल प्रोग्राम मेन्यू में, ये ऑप्शन इसका सही है, जाके जुड़ जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आज ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विंडो 8 में डेस्कटॉप पर नया फोल्डर बनाने के लिए शॉर्ट कुंजी क्या है। जो विंडो 8 है उसमें डेस्कटॉप पर नया फोल्डर बनाने के लिए शॉर्ट कुंजी, देखिए शॉर्ट कुंजी तो आप लोग बहुत सारा याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे 2-4 क्वेश्चन जरूर पूछेगा, क्योंकि 20 क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछना है। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, बी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, सी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी और डी है कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस टी।
तो देखिए विंडोज 8 में डेस्कटॉप पर नया फोल्डर बनाने के लिए Ctrl+Shift+N दबाया जाता है। ठीक है, शॉर्ट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो इसका ये ऑप्शन सही है। 20 नंबर क्वेश्चन है, विंडोज एक्सप्लोरर में निम्न में से किस में चेंज आइकन व्यू शामिल है? विंडोज एक्सप्लोरर में निम्न में किस में चेंज आइकन व्यू शामिल है? तो 20 का है, ए है एड्रेस बार, बी है टाइटल बार और सी है नेविगेशन पेन और डी है मेन्यू बार। ठीक है, तो आपका सही है मेन्यू बार। ठीक है, मेन्यू बार यानी कि आपका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर पे, सिस्टमों पर एक से अधिक प्रक्रिया साथ साथ चलाने को क्या कहा जाता है? कोई सिस्टम उस पर एक से अधिक प्रक्रिया आप उस पर चला रहे हैं तो उसको क्या कहा जाएगा? ए है मल्टी प्रोसेसिंग, बी है मल्टी प्रोग्राम, सी है रियल टाइम और डी है बेंच प्रोसेसिंग। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सही है मल्टी प्रोसेसिंग। यहाँ पे नहीं किया, बहुत सारे प्रोसेसिंग यूज कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे तरह की क्रिया कर रहे हैं, तो इसका ए ऑप्शन सही है। अगला है 22 नंबर, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ए है डॉस, बी है आरेकल और सी है डी है विंडो और सी यहाँ पे दिया है लिनक्स। ठीक है, तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है वो है आरेकल, ये कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, लैन यानी कि लैन या लैन का पूर्ण रूप है लोकल एरिया नेटवर्क। पिछले जब हम कंप्यूटर का क्वेश्चन डिस्कस किए थे उसमें भी ये सब क्वेश्चन आए थे। बी है लिमिटेड एरिया नेटवर्क, सी है लिंक्ड एरिया नेटवर्क और डी है लाइन एरिया नेटवर्क। तो आप लोग पढ़े होंगे, अगर वो वीडियो देखे होंगे तो आप लोग जानते होंगे कि लोकल एरिया नेटवर्क लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन है, 24 नंबर क्वेश्चन है, जो कुछ समय में टाइप सबमिट या ट्रांसमिट किया जाता है उसे डॉट 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 कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं? ऑप्शन आप लोग देखिए, इनपुट, बी आउटपुट, सी डाटा और डी है सर्किटरी। तो जो कंप्यूटर में टाइप सबमिट या ट्रांसमिट किया जाता है उसे हम लोग इनपुट कहते हैं। ए ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर चिप के निर्माण में किस पदार्थ का, ये भी क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर चिप के निर्माण में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? चांदी, लोहा, सोना, सेमीकंडक्टर। तो देखिए इसमें चूंकि हम जो ऑप्शन पढ़ाए थे, जो बताए थे उसमें वो नहीं है, सिलिकॉन का होता है कंप्यूटर चिप, लेकिन इसमें देखिए दिया है डी सेमीकंडक्टर, तो यही इसका ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला है 26 नंबर का क्वेश्चन, कार्यस्थलों पर दुर्घटना के कारणों में कौन सा कारक निहित होता है? देखिए 25 क्वेश्चन हो गए ना, 5 क्वेश्चन इंग्लिश के, ठीक है, और 20 क्वेश्चन कंप्यूटर से कंप्लीट हो गए। ठीक, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए अगला हम लोग देखते हैं 26 नंबर, कार्यस्थलों पर दुर्घटना के कारणों में कौन सा कारक निहित होता है? तो ये है अज्ञानता, बी है अनुशासनहीनता और सी है गलत योजना और डी है ये सभी। तो देखिए दुर्घटना के कारण हो सकते हैं ये उपयुक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन सही है इसका, उपयुक्त सभी। 27 नंबर क्वेश्चन है, दुर्घटना से उत्पन्न खतरे किस रूप से हो सकते हैं? जो खतरे हैं दुर्घटना से वो किस रूप से हो सकते हैं? तो उत्पादन में कमी, संयंत्र व उपकरणों को नुकसान, उत्पादन और सूची में अवरोध, उपरोक्त सभी। देखिए ये सभी इस तरह के सभी खतरे हो सकते हैं, तो इसका भी डी ऑप्शन सही है। 28 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, कार्य पर नियमों के तहत नियोक्ताओं की क्या जिम्मेदारियां होती हैं? कार्य होता है, कार्य पर नियमों के तहत नियोक्ताओं की भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, वो क्या होती हैं? तो ये है कार्यस्थल के खतरे की पहचान करना, बी है खतरों का आकलन करना, सी है और बी दोनों और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये आप समझ के भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ए और बी दोनों सी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, कार्यस्थल के खतरों की पहचान करना तथा खतरों का आकलन करना, ये सभी नियोक्ताओं की जिम्मेदारियां होती हैं।
नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन है, कारखानों में सुरक्षा किस रूप में की जाती है? तो देखिए, ए स्वयं की सुरक्षा, बी है मशीन की सुरक्षा और सी है आग से सुरक्षा, डी ये सभी। तो ये सभी सुरक्षाएं, ठीक है, कारखानों में ये सभी सुरक्षाएं का ध्यान दिया जाता है। तो इसका ये ऑप्शन डी ऑप्शन सही है, ये सभी। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ज्वलनशील पदार्थों से सुरक्षा की कौन सी सावधानियां अपेक्षित होती हैं? ये है, ज्वलनशील पदार्थों को अग्नि स्रोतों की पहुंच से अलग रखना चाहिए, ठीक। बी है, ज्वलनशील पदार्थों के रिसाव की नियमित जांच की जानी चाहिए, और सी है, ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है आपका, ज्वलनशील पदार्थों से सुरक्षा की कौन सी सावधानियां अपेक्षित होती हैं? तो देखिए, ये ए और बी दोनों ऑप्शन सही हैं, ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन सही है। 31 नंबर क्वेश्चन है, निषेधात्मक चिन्हों का आकार कैसा होता है? ए है त्रिभुजाकार, बी है गोलाकार, सी है वर्गाकार, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बी है गोलाकार। निषेधात्मक चिन्हों का आकार कैसा होता है? तो गोलाकार। 32 नंबर है, चेतावनी चिन्हों की पृष्ठभूमि किस रंग की होती है? चेतावनी चिन्हों की पृष्ठभूमि किस रंग की होती है? ए है लाल रंग, बी है नीला रंग, और सी है पीला रंग, और डी है हरा रंग, ठीक है। तो आप जानते हैं कि जो चेतावनी चिन्हों की पृष्ठभूमि होती है वो किस रंग की होती है? पीले रंग की। सी ऑप्शन सही है। 33 नंबर क्वेश्चन है, आसपास के वातावरण में पशु और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? पारिस्थितिक विज्ञान, ये बी है निर्जाति विज्ञान, और सी है वंशाली विज्ञान, और डी है प्रतिभा शास्त्र। तो 33 का आपका सही है पारिस्थितिक विज्ञान, ए ऑप्शन सही है, ठीक है। 34 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, अम्लीय वर्षा निम्नलिखित में से क्या अधिकतम मात्रा में रहता है? तो ए है H2SO4, बी है NH3, और सी है HCl, और डी है H2CO3। तो इसका सही है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। तो अम्लीय वर्षा में निम्नलिखित से क्या क्या अधिकतम मात्रा में होती है? तो H2SO4 अधिकतम मात्रा में होती है, इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। H2SO4 इसका ए ऑप्शन सही है। 35 नंबर क्वेश्चन है, बेसल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बेसल प्रोटोकॉल, तो यह है ओजोन परत, बी है वनों का जलना, सी है समुद्री जल का प्रदूषण, और डी है खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों से के सीमा पर स्थानांतरण। तो बेसल प्रोटोकॉल जो है वो आपका है खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के सीमा पार स्थानांतरण करने से, ठीक है। जो प्रोटोकॉल है ये ऑप्शन डी से संबंधित है। 36 नंबर क्वेश्चन है, 36 नंबर क्वेश्चन है, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 किस तारीख से प्रभावी है? ठीक है, देखिए अब 10 क्वेश्चन हो गए, अब कर्मचारी वाले आ गए, ठीक। कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 किस तारीख से प्रभावी है? तो ऑप्शन ए है जुलाई 1924, बी है अगस्त 1924, सी है जनवरी 1924, और डी है मार्च 1923। तो इसका ए ऑप्शन सही है जुलाई 1924, ठीक। 37 नंबर क्वेश्चन है, कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 की धारा 4A, जो धारा 4A है का संबंध है, किससे संबंध है? ये नोटिस और दावा और मासिक भुगतानों का कम्यूटेशन, और सी है देय होने पर भुगतान किया जाने वाला मुआवजा और चूक के लिए दंड, और सी है डी कोई अनुबंध या अनुबंध समाप्त कर रहा है, ठीक है। तो 37 का सी है, 37 का सही है सी ऑप्शन, देय होने पर भुगतान किया जाने वाला मुआवजा और चूक के लिए दंड, ठीक है। अधिनियम जो मुआवजा अधिनियम 1923 की धारा 4A है वो ऑप्शन सी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 38 नंबर का, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 की किस धारा में, अब देखिए इसमें धारा दिया था और उससे पूछा था किससे संबंधित है, और दे दिया इसमें दिया रहा है किस धारा 1923
कर्मकार प्रतिकार अधिनियम 1923 की किस धारा में पूर्णतः निःशक्तता को परिभाषित किया गया है? कि पूर्णतः निःशक्तता का किस आधार पे हम मानेंगे? तो धारा 2 ठ और भी है धारा 2 च और ये है धारा 2 ग और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही है 38 का सही है ए धारा 2 ठ, ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, धारा 2 ठ के आधार पर हम यह देखेंगे कि पूर्ण निःशक्तता कहाँ तक ठहराई जा सकती है। 39 नंबर क्वेश्चन है कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 कब अनियमित हुआ? कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 कब अनियमित हुआ? तो इसका ए ऑप्शन है 19 अप्रैल 1948, बी है 19 मई 1948, सी है 19 जुलाई 1948 और डी है 19 जुलाई 1948। ठीक है, तो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 कब अधिनियमित हुआ? तो 19 अप्रैल 1948, ये ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 40 नंबर का। 40 नंबर का हम लोग देखेंगे इस अधिनियम के अधीन संदेय अभिदाय की वसूली कैसे की जाती है? तो ए है ऋण की भांति, बी है ऋण पर ब्याज की भांति और सी है ऋण और ब्याज दोनों और डी है भू राजस्व की बकाया। ठीक है, तो इस अधिनियम से संदेय अभिदाय की वसूली कैसे की जाती है? तो इसका डी ऑप्शन सही है भू राजस्व की बकाया। 41 नंबर क्वेश्चन है नियोजक मजदूरी आदि को कम नहीं करेगा या उपबंध किया गया है? जो नियोजक है मजदूरी और जो भी सुविधा है उसको कम नहीं करेगा, तो इसका कहाँ पे जिक्र किया गया किस धारा में? ठीक है, तो ये है धारा 71, बी है धारा 72, सी है धारा 73 और डी है धारा 74। तो नियोजक जो है वो मजदूरी या और भी चीज़ें सुविधाएं कम नहीं करेगा, ये कहाँ पे है? तो आपका डी है और सॉरी बी है धारा 72 में इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, अगला है कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम कब लागू हुआ? ए है 1 अप्रैल 1956, बी है 1 मार्च 1957, सी है 1 मई 1950 और डी है 4 मार्च 1952। तो कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम है वो 4 मार्च 1952 को लागू किया गया, 4 मार्च 1952, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही है। अगला है 43 नंबर कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 की कौन सी धारा अन्य ऋणों पर योगदान के भुगतान की प्राथमिकता से संबंधित है? ठीक है, तो ए है धारा 12, बी है धारा 11, सी है धारा 14 और डी है धारा 20। ठीक, एक बार और क्वेश्चन समझिए कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 की कौन सी धारा अन्य ऋणों पर योगदान के भुगतान की प्राथमिकता से संबंधित है? ठीक, तो इसका सही ऑप्शन है आपका धारा 11। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। 44 नंबर क्वेश्चन है शिशु अधिनियम यानी कि अप्रेंटिस एक्ट को संसद द्वारा किस वर्ष बनाया गया? तो अप्रेंटिस एक्ट का जो नियम है वो संसद द्वारा 1961 में बनाया गया। आप लोग फार्म भरते हो तो देखते होंगे कि अप्रेंटिस एक्ट 1961 लिखा रहता है, तो इसका बी ऑप्शन डायरेक्ट सही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 45 नंबर क्वेश्चन है शिशु अधिनियम का उद्देश्य है? ए शिशु के प्रशिक्षण का विनियमित करना, बी है शिशु के प्रशिक्षण संबंधी विषयों को बताना। ठीक है, और सी है ए और बी दोनों और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक, तो शिशु अधिनियम का उद्देश्य होता है कि शिशुओं के प्रशिक्षण का विनियमित करना और शिशुओं के प्रशिक्षण संबंधी विषय को बनाना। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही है ए और बी दोनों। अगला हम लोग देख लेंगे 46 नंबर का हम लोग क्वेश्चन देखेंगे शिशु अधिनियम कब से लागू है? जो शिशु अधिनियम है वो कब से लागू है? तो ए है 1 मार्च 1962, बी है
1 मार्च 1963 और सी है 1 मार्च 1965 और डी है 1 मार्च 1966। ठीक है, बनाया तो गया संसद द्वारा 1961 में, लेकिन लागू हुआ 1 मार्च 1962 को ये शिशु अधिनियम लागू हुआ, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही है। अगला है क्वेश्चन, कारखाना अधिनियम में बनाया गया है डॉट 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 में बनाया, कब बनाया गया कारखाना अधिनियम? तो ए है 1948, बी 1932, सी है 1966 और डी है 1946। तो जो कारखाना अधिनियम है वो 1948 में बनाया गया। 48 नंबर ये ऑप्शन इसका सही है, 1948 में कारखाना अधिनियम बनाया गया। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन है, कारखाना अधिनियम को लागू किया गया, कब लागू किया गया? कारखाना अधिनियम तो बन तो गया 1948 में, लेकिन लागू कब किया गया? तो ये क्वेश्चन है आपका। तो देखें, ए है 1 अप्रैल 1948 और बी है 1 मार्च 1948 और सी है 1 अप्रैल 1949 और डी है 1 मार्च 1949। कारखाना अधिनियम बन गया 1948 में, लेकिन लागू कब किया गया? तो 1 अप्रैल 1949, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही है। चलिए 49 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखें, कारखाना अधिनियम 1948 निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में लागू नहीं होता है? तो ये है 20 कर्मचारी सहायता शक्ति के बिना, 10 से 10 कर्मचारी सहायता शक्ति के साथ, सी है 20 कर्मचारी सहायक शक्ति के साथ और डी है 10 कर्मचारी 10 से कम कर्मचारी 10 से कम 10 से कम कर्मचारी अगर हों, ये डी ऑप्शन है। तो 49 का देखिए, उसमें कहा है जब कारखाना अधिनियम 1948 बना, उसमें ये कहा गया है कि कम से कम 20 कर्मचारी सहायता शक्ति के बिना या 10 कर्मचारी सहायता शक्ति के साथ होना चाहिए। ठीक है, तो उसके आधार पर ही आपका ये पूछा है कि कौन सा लागू नहीं होता है। तो ये लागू नहीं होता 10 से कम कर्मचारी, 10 से कम कर्मचारी रहेंगे तो कारखाना अधिनियम उस कारखाने में लागू नहीं होगा, उस वर्कशॉप में लागू नहीं होगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही है। 50 नंबर क्वेश्चन है, 50 नंबर क्वेश्चन है आपका, कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत सप्ताह वीक शब्द का अर्थ 7 दिनों की अवधि से है जो डॉट 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 को मध्यरात्रि से होगी। कारखाना अधिनियम 1948 जो बना है उसके अनुसार जो सप्ताह शब्द है, यानी कि वीक इंग्लिश में जिसे कहते हैं, तो उसमें जो 7 दिन है उसकी शुरुआत किस दिन से होगी? तो इसकी शुरुआत होगी, ए है बुधवार, बी है शुक्रवार, सी है शनिवार और डी है रविवार। ठीक है, ए बी सी डी आपके पास 4 ऑप्शन है। तो ये देखिए और इसको समझिए, कह रहा है कि दिन की अवधि से होगी। ठीक है, और डाटा किस दिन के? मध्य रात्रि से। तो इसका है शनिवार, शनिवार की मध्य रात्रि से सप्ताह के दिन की शुरुआत होगी, शनिवार के मध्य रात्रि से। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही है। इस तरह 50 क्वेश्चन आपके हो गए। तो इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो आप लोग पूरा देखिए और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए कि जिससे वो भी इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद।